जैसा कि हमने देखा था कि होता क्या है कि जो सीटेट का पेपर आता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके वर्ड मीनिंग। जब आप क्वेश्चन को डिकोड कर पाते हैं तभी आपको उसका अर्थ पता लगता है। और क्या होता है, साइकोलॉजी में विशेष रूप से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मारा जाता है। जैसे मान के चलिए कि ये क्वेश्चन है और जे इसके क्या है, 4 आंसर हैं, तो साइकोलॉजी में पहले आपको डिकोड करना होता है उसकी भाषा को, और दोबारा क्या करना होता है, जो उसके आंसर होते हैं, चारों आंसर, उनको भी अपनी भाषा में डिकोड करना होता है। और जब डिकोड कर लेंगे तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये है। ठीक है, तो इस तरीके से साइकोलॉजी में लगाया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस तभी काम आता है जब आपको साइकोलॉजी के जो कठिन शब्दावली है जिसको वर्ड मीनिंग कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आज हम वर्ड मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि जो इससे पहली वाली वीडियो है वो भी एडवांस लेवल की है। ये जो आपके वर्ड मीनिंग है थोड़े से पहली वाली से हार्ड है। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस होके इसको देखिएगा। पहला वर्ड मीनिंग है क्रम विकास, या इसको कह सकते हैं क्रमिक विकास। ये कॉन्सेप्ट है डार्विन का। किसका कॉन्सेप्ट है? डार्विन का। क्रम विकास ये कह रहे हैं विशिष्ट पर्यावरणीय अनुकूलन आवश्यकताओं के अनुसार ढल जाना। यानी जो भी पर्यावरणीय अनुकूलन है, पर्यावरणीय अनुकूलन है, पर्यावरण में खुद को एडजस्ट करना है, उसके अनुसार जो ढल गया समझ लो वो जिंदा रहेगा, बाकी सबको मरना पड़ेगा। इसी का दूसरा नाम है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, जब डार्विन की बात आती है तो एक अद्भुत सी बात दिमाग में आती है। वो ये, एक 5 साल का बच्चा जिसको प्रकृति से बहुत प्रेम था, बहुत ही ज्यादा जीव जंतुओं से और छोटे प्राणियों से, उसके पिता ने उसे डॉक्टर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे खूब पढ़ाया। वो उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन उसका मन कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं, कभी विश्वविद्यालय में लगा ही नहीं, कभी डॉक्टरी की पढ़ाई में नहीं लगा। मन किस में लगता था? प्राणियों में, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। जब एक बीगल नाम का जहाज निकला अपनी यात्रा पे तो ये भी उस जहाज के साथ चला गया अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़कर, और उस बीगल नामक जहाज पे पहुंचा। जो जहाज कई टापुओं से होकर गुजरता था, कई टापुओं पर रुकता था, ये वहां के जो प्राणी थे, जंतु थे, जो विशिष्ट प्रकार के थे, उनको पकड़ लेता था और उल्टा काम करता था। जो शाकाहारी होते थे उनको मांसाहारी भोजन देता था, और जो मांसाहारी होते थे उनको शाकाहारी देता था। और फिर जो पर्यावरण के अनुसार ढल जाते थे वो जिंदा रहते थे। तो इसने कोई अपनी पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं करा। इसके पिता का सपना था कि इसे डॉक्टर बनाए, और ये डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी ना कर सका। लेकिन आज कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इसको बिना पढ़े डॉक्टर बन सके। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डार्विन को पढ़े बिना वो डॉक्टर नहीं बन सकता। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन का, ओरिजिन द स्पीसीज, जो इनकी बुक थी, क्या अद्भुत बुक थी। इनको पढ़े बिना किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता। ये वो डार्विन है जिन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कहते हैं कि जो योग्य होगा वही जिंदा रहेगा, अन्यथा आपको मरना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? क्रमिक विकास, डार्विन का। लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं है, भर्ती नहीं है, जे नहीं है, वो नहीं है। इनको कौन सा नोटिफिकेशन चाहिए? चमका गए अपना सितारा पूरा मेडिकल साइंस में। इनको पढ़े बिना किसका काम होता है? और तो और आपने जॉर्ज ग्रेगर मेंडल के बारे में सुना ही होगा। आपका सीटेट में भी एक पार्ट है। कितना डर लगता था उसे परीक्षाओं से, कितना भय लगता था। जैसे ही परीक्षा होती थी छोड़कर भाग जाता था। बाद में पिता ने क्या करा? पूंजी इकट्ठी करी और एक लास्ट मौका दिया कि बेटा इस बार अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। और फिर वही होता है, जैसे ही वो एग्जाम में पेपर देने जाता है उसे डर लगने लगता है, वो थरथराने लगता है और एग्जाम से छोड़कर भाग जाता है। इसके घर वाले कहते हैं ठीक है बेटा, अब हो गई तुम्हारी पढ़ाई। उसको ये बहुत बुरा लगता है और वो पश्चाताप करने के लिए, अपने आप को कष्ट देने के लिए जंगल में कुटिया बना के रहने लगता है कि अब वो घर पे नहीं जाएगा। उसके माता पिता का सपना टूट चुका है। लेकिन होता क्या है कि जंगल में जो उसकी कुटिया होती है उसके पास मटर के पौधे होते हैं। 27 से 28 हजार पौधों पे वो प्रयोग करता है और दुनिया को सिद्धांत देता है अनुवांशिकता का सिद्धांत, जिसको पढ़े बिना कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर ये दोनों नहीं बन पाए, पर इन्हें पढ़े बिना कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। ये होता है रुचि का सिद्धांत, लगन का सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत दे गए कि जिनके बिना उद्धार हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया क्रमिक विकास। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे कोई भी प्राणी है, जैसा कि वातावरण बदल लिया है, माहौल बदल लिया है, अगर उसने खुद को उसके अनुसार बदल लिया तो क्रमिक विकास कर जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा, वरना उसे मरना पड़ेगा। जैसे डायनासोर जो वक्त के हिसाब से खुद को नहीं बदल पाए और अंत में उन्हें मरना पड़ा। दूसरा है विभक्त अवधान। अवधान का मतलब मैंने आपको बताया था फोकस करना। अवधान का मतलब होता है एकाग्रता करना, फोकस करना। और विभक्त जो बढ़ जाए, जो विभक्त का मतलब बढ़ जाए, फोकस 2 के बीच में हो। विभक्त अवधान का मतलब है कि फोकस 2 के बीच हो। जैसे आप कभी सोचते हो कि एलटी कर लें या
DSSB कर ले तो आपका फोकस दो चीजों पे होता है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से विभक्त अवधान, यानी बच्चे का फोकस दो चीजों पे है। इसके बाद है प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति। प्रतिध्वन्यात्मक शब्द कितना खतरनाक है, देखिए, प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति यानी ऐसी स्मृति अगर आपका फोकस कहीं भी हो और कहीं से भी कोई आवाज आए, ध्वनि आए, तो बच्चा उसे तुरंत कैच कर ले, पकड़ ले या उस पर रिएक्शन दे दे और तत्काल प्रतिक्रिया दे दे। होता नहीं कि आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना ही काम करें तल्लीनता के साथ, लेकिन अचानक कोई ध्वनि आती है, कुछ होता है, तो उस ध्वनि को सुन भी लेते हैं और जवाब भी दे देते हैं। इसे कहते हैं प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति, ऐसी स्मृति जो ध्वनि के प्रति सेंसिटिव होती है। कई बार होता नहीं है कि आप जब घर में होते हैं और गेम खेल रहे होते हैं, अचानक आपको गेट पे कोई हलचल दिखी तो तुरंत ध्वनि आ गई, बोले अरे मम्मी पापा आ गए, तुरंत अपना मोबाइल वोबाइल एक तरफ रख दिया, किताबें खोल के बैठ गए। हॉस्टलों में भी ऐसा ही होता है कि जब वार्डन आने वाले होते हैं या कोई स्क्वाड आने वाला होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रतिध्वन्यात्मकता का। पता लगा छोटा पटाखा छोड़ दिया, बड़ा छोड़ दिया, ताकि पता लग जाए कि यहाँ कोई खतरा है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति। कई बार गली से बहुत गाड़ियां गुजरती हैं, पर जब आपकी अपनी बाइक या स्कूटी आती है तो उसके साउंड से आप पहचान लेते हो कि यह अपना ही कोई है। अब है किशोर अपराध वृत्ति, किशोर की अपराध वृत्ति। तो यहाँ पे देखिए, लिखना तो नहीं चाहिए इस तरीके का, लेकिन अब जुड़ गया। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि किशोरों की जो है अपराध करने वाली वृत्ति होती है। किशोर जो क्या करते हैं, अपराध करते हैं। तो अपराध कैसा होता है कि सामाजिक अस्वीकार व्यवहार, यानी कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो अस्वीकार्य होते हैं समाज के द्वारा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, किशोर अपराध वृत्ति। जैसे भाग जाना विद्यालय से। अक्सर देखा होगा कि किशोर क्या करते हैं, लड़के जो हाई स्कूल इंटर के होते हैं, ये जब इनका विद्यालय में मन नहीं लगता तो ये दीवार उवार कूद के भाग जाते हैं। देखो, प्राइवेट स्कूल में तो नहीं भाग पाएंगे क्योंकि वहां तानाशाही है, लेकिन जो अर्धशासकीय होते हैं, एडेड होते हैं, वहां से ये भाग जाते हैं। और मारपीट करना होता नहीं है कि जैसे इस तरह के किशोर होते हैं हाई स्कूल इंटर के, जरा सी कोई बात होती, फोन तोड़ दिया, मारपीट कर दी, ये कर लिया, वो कर दिया। इसकी तुलना में जो 30 या 35 साल के लोग होते हैं वो इतनी जल्दी बैलेंस नहीं करते हैं, पर जो किशोर हैं वो बहुत जल्दी बैलेंस कर देते हैं। वो कहते नहीं है युवा, युवा को उल्टा कर दो तो वायु। वो आपने अगर पढ़ा होगा हॉल का सिद्धांत, तो वो क्या क्या कहते हैं कि एक तरीके से तूफान की एज होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चा होता है। और ये तो इसके लिए क्या आया, किशोर अपराध वृत्ति, किशोर अपराध वृत्ति। इसमें भाग जाना विद्यालय से, मारपीट करना। और इसके पीछे जो उत्तरदायी रीजन है वो होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। पहला रीजन लड़कों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। अगर किशोर अवस्था में लड़के बहुत उद्दंड हैं, आक्रामक है, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। बाकी और भी कई कारण रहते हैं कि किशोर जो है हमेशा जो है उसकी मतलब एक तरीके से विद्रोह की एज होती है। ये क्या होता है, विद्रोह होता है। तो इसको आप समझ जाओगे, किशोर अपराध वृत्ति। ऐसा नहीं कि सारे किशोर एक से होते हैं, कुछ बेचारे ठीक ठाक भी होते हैं। दूसरा है सुव्यक्त स्मृति। सुव्यक्त, सु देखो शब्द क्या है, व्यक्त, और सु का मतलब अच्छे। तो जो अच्छे से, एक बात बताऊं, कभी भी कठिन शब्द आ जाए घबराना मत, उसे तोड़ना सीखना। जैसे ये एक शब्द कह रहे हैं सु, एक व्यक्त, तो सुव्यक्त जो अच्छे से व्यक्त की जा सके, यानी तथ्यों और अनुभवों की स्मृति। तथ्य भी आप दे रहे हैं और अनुभव भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, तथ्य और अनुभव। तो सुव्यक्त स्मृति का मतलब है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन आपने अपने दिमाग में डाल ली कि जिसमें आपके अनुभव भी हैं और कुछ तथ्य भी हैं, और जब उस स्मृति का आप पुनरुद्धार कर रहे हो या एज ए टीचर के रूप में किसी को समझा रहे हो, तो क्या होता है कि उसको उसमें दोनों चीजें ऐड करते हो, तथ्य भी ऐड करते हो और अनुभव भी। जैसे हम लोग आपको साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो अगर आपने एक चीज नोटिस करो, अगर हम साइकोलॉजी से एग्जाम्पल क्या होते हैं, अनुभव होते हैं। अगर हम साइकोलॉजी से वो एग्जाम्पल गायब कर दें, वो अनुभव गायब कर दें, तो साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी। तो अच्छे टीचर कौन से होते हैं, जो सुव्यक्त मतलब बहुत अच्छे से व्यक्त करते हैं, और उनकी स्मृति कैसी होती है, सुव्यक्त स्मृति। आप कई ऐसे टीचरों को जानते होंगे जो बहुत बढ़िया अनुभव देकर, एग्जाम्पल देकर आपको समझा सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। सुव्यक्त स्मृति का मतलब ऐसी स्मृति जो तथ्य देने के साथ साथ आपको अनुभव भी दे सके। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझ लो। जैसे इसमें लिखा है किशोर अपराध वृत्ति, विद्यालय से भाग जाना। तो होता क्या है कि जब होता ये है कि जब बच्चे जो होते हैं उनका मन नहीं लगता है, तो वो विद्यालय से जो है भाग जाते हैं। तो आप अपने देख सकते हैं छोटे भाई को या बड़े भाई को या किसी से पड़ोस से पूछ सकते हैं, क्या आप कभी विद्यालय से भागे? तो उनके ऐसे अनुभव रहते हैं कि हाँ, विद्यालय में अच्छा नहीं लगा, दीवार कूदी और भाग गए।
अगला है आपका सूक्ष्म पेशीय कौशल। सूक्ष्म पेशीय कौशल, देखिए दो तरीके के कौशल होते हैं, एक सूक्ष्म पेशीय कौशल और एक स्थूल पेशीय कौशल। यह क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है। सूक्ष्म पेशीय कौशल क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या था, इसका ऑप्शन था लिखना। देखिए सूक्ष्म का मतलब जो बारीकी से किया जा सके, कौशल का मतलब स्किल, जो स्किल बारीकी से किया जा सके उसे कहते हैं सूक्ष्म कौशीय, सूक्ष्म पेशीय स्किल। जैसे लिखना हो गया, ठीक है, और आपका कोई भी बारीक काम हो गया, सुई में धागा डालना हो गया, ये बारीक काम है, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, सूक्ष्म गतिविधि कौशल। ठीक है। कुंठा क्या होती है, कुंठा लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। जैसे आप तैयारी कर रहे हो डीएसएसबी की, बहुत लग के, जैसे कोई लड़की है या महिला है या हाउसवाइफ है, वो बहुत लग के तैयारी कर रही है काहे कि डीएसएसबी की। अब पता लगा रोज 4 मेहमान आ जा रहे हैं या रोज घर पे काम आ जा रहा है, रोज बर्तन धोने पड़ रहे हैं, कपड़े धोने पड़ रहे हैं, तो जो आपका लक्ष्य है उसमें कोई ना कोई बाधा पड़ रही है, और जब बाधा पड़ती है तो आपको टेंशन हो जाती है। उस टेंशन का ही नाम क्या है, कुंठा। तभी तो मैं कहता हूं जितनी क्षमताएं हैं, जितनी ताकत है वो लगा दीजिए। अगर आज ताकत नहीं लगाई, आज अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं करा, तो परमानेंटली कुंठा की भावना आपके मन में आ जाएगी। अगला है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, जैसे मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो पहले साइकोलॉजी की भूमिका बताऊंगा कि साइकोलॉजी में कुल कितने वाद हैं, मतलब कितने उसके हिस्से हैं, तो उसमें भी एक प्रकार्यवाद है। प्रकार्यवाद क्या कहता है, मन चेतना की उपयोगितावादी, यानी मन और चेतना की उपयोगितावादी अनुकूलन पर कार्यों पर बल देना। यानी जो आपकी चेतना को सही लग रहे हैं, जो आपके अनुकूलन के लिए सही लग रहे हैं, आप उन्हीं कार्यों पर बल देते हैं। तो ये एक प्रकार का बड़ा कॉन्सेप्ट है प्रकार्यवाद। गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी कौन होते हैं, जो कहते हैं कि पूर्ण अपने अंश से बड़ा होता है। ये समग्रता को मानते हैं। किसको मानते हैं, समग्रता को। कोहलर का नाम सुना होगा, कोफ्ता का नाम सुना होगा, कोफ्का, कोहलर, कोफ्ता, कोफ्का, वर्दीमर, ये सब कौन है, ये प्रसिद्ध गेस्टाल्टवादी हैं। जब हम आपको साइकोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा सिस्टम वाइज आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी। ऐसे नहीं कि एक तरफ से पढ़ाना शुरू कर दिया, पूरे सिस्टम से आपको समझाया जाएगा कि कौन कौन से बाद हैं, उसके हीरो कौन है, उनके पिता कौन है, उनके दादा कौन है, वो कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुआ, तो उसी में आप पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद। और इनके जो प्रमुख होते हैं उन्हें गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। अब देखो वही वाली बात आ गई, स्थूल पेशीय कौशल। यहां क्या पढ़ाता, सूक्ष्म पेशीय कौशल, यानी बारीक काम, जैसे सुई में धागा डालना, लिखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सूक्ष्म पेशीय। स्थूल पेशीय क्या होता है, स्थूल पेशीय का मतलब ये होता है कि आप बड़े काम कर रहे हैं, जैसे टहलना, कूदना, चलना, ये किस में आता है, स्थूल पेशीय में। समस्थिति, समस्थिति में गच्चा मत खा जाना। सम का मतलब समान, स्थिति, ये सब तो अर्थ अपना सीधा कर रहा है। फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि जो साइकोलॉजी के शब्द होते हैं जब अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाते हैं साइकोलॉजी के। हिंदी के धोखे में रहोगे तो गच्चा खा जाओगे वहां पे, कि समस्थिति, समान स्थिति। यहां समस्थिति का मतलब है कि बॉडी में भोजन, जल, वायु, नींद, तापमान और आंतरिक दैहिक संतुलन, यानी आपकी बॉडी सही ढंग से काम तब करेगी जब भरपूर भोजन भी मिले, जल की मात्रा भी संतुलित हो, वायु भी मिलती रहे मतलब ऑक्सीजन, नींद भी सही आए, तापमान मतलब हीट टेम्परेचर भी बढ़िया होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी बैलेंस करती है। और इस बैलेंस को कहते हैं समस्थिति। किसी को एक दिन के लिए सोने मत दो या 2 दिन के लिए देखो उसका पागलपन। तो ये क्या होता है, एक तरीके से समस्थिति। प्राग मानव, होमोसैपियंस, इसको होमोसैपियंस को हिंदी में कौन कहते हैं, प्राग मानव। 1450 सीसी का ब्रेन रखता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राग मानव का मतलब, प्राग मानव को आदि मानव मत समझ लेना, कहीं वो विकल्प में आ जाए कहो कि प्राग मानव का मतलब आदि मानव। आदि मानव नहीं है, प्राग मानव का मतलब होमोसैपियंस, आधुनिक मानव। अब जो क्या लिखा है, अधचेतक। अधचेतक बड़ा खतरनाक शब्द है भाई। अधचेतक मतलब अगर इसका आपको अर्थ नहीं पता है तो जाके ले घुमा देगा। अर्धचेतक का मतलब होता है पानी पीने, यानी दिमाग सिग्नल भेजता है। ये दिमाग का एक पार्ट है जो सिग्नल भेजता है कि अब पानी पीना चाहिए या पानी नहीं पीना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, प्यास लगती तो पानी पीते हो? दिमाग जो है सिग्नल भेजता है कि पानी का टाइम हो गया है। शरीर के तापमान, ये जब शरीर का तापमान ऊपर नीचे होता है तो भी दिमाग सिग्नल भेजता है कि फिर ठंडी जगह पे जाओ या पंखा चला लो। आपको क्या लगता है, गर्मी लगी और बस पंखा चला लिए? नहीं, जब गर्मी लगती है तो दिमाग मैसेज भेजता है भी बॉडी को कि भाई अब ऐसा है, गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ। दूसरा क्या है,
रख रखाव, बॉडी का रख रखाव, क्रियाकलापों को निर्देशन देना, यानी आपके जो हाथ पैरों से आप जो भी काम करते हो उसको ये क्या करता है, निर्देशित करता है। संवेगों और अभिप्रेरणा से भी इसका संबंध होता है। बहुत खतरनाक चीज है ये अर्धचेतक। ये क्या करता है, आपके शरीर को सिग्नल देता है कि ये काम करो, वो काम करो। इसके साथ ही आपका क्या करता है, पानी पीने के लिए, अपने शरीर के रख रखाव के लिए, क्रियाकलापों के लिए ये क्या करता है, ऑर्डर देता है। और संवेगों और अभिप्रेरणा का संबंध इसी से है। जैसे कोई भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, आपके अंदर करंट दौड़ जाता है, ये क्या होते हैं, संवेग की अब तो भाई डीएसएसबी क्वालिफाई हो जाएगी। अब पता लगा डीएसएसबी का फॉर्म भर गया, तैयारी हो नहीं पा रही है। अब क्या सोच रहा है माइंड, क्योंकि माइंड तो बहुत समझदार है, कह रहा है यार डीएसएसबी जो है चुनाव के बाद हो जाएगी, मान के चलो 80 दिन बचे हैं, इसमें तो कुछ ना हो पाएगा। अब ऐसा है एलटी देखेंगे। अब फिर दिमाग ने क्या समझा दिया, बोले एलटी का तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और जब नोटिफिकेशन ही तो आराम करो। मतलब आपके दिमाग ने क्या निर्देश दिया आपको कि भाई डीएसएसबी, तो डीएसएसबी कठिन है या उसमें समय कम बचा है, तो डीएसएसबी से आपको ट्रांसफर कर दिया इसने एलटी ग्रेड पे। अब क्या कर रहा है, जो एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन नहीं है तो आपको ने फिर डिस्ट्रैक्ट कर दिया, बोले अब एलटी पढ़ के क्या करना। कुल मिला के आपको एक अच्छी स्थिति में ये ला देता है। तो ये क्या है, अधचेतक। अगला है परिकल्पना या प्राक कल्पना। परिकल्पना तो आप पकड़ लोगे कि पहले से ही क्या करना, चीजों के बारे में कल्पना कर लेना, सोच लेना। जैसे किसी की नई नई जॉब लगती है तो वो बहुत सी कल्पना कर लेता है कि ऐसा विद्यालय होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, जे होगा, वो होगा। अगर आपका देखा हुआ नहीं है तो, और जब अगर देखा हुआ है तो प्राकल्पना नहीं होगी। ठीक है, कई बार जब नई आपकी जॉब लगेगी, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आपको पता लगा कि सोनभद्र के एक स्कूल में आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब आप सोचो क्या है क्या नहीं है, ऐसा होगा। वहां तो पता लगा जंगल, एनिमल, वाइल्ड एनिमल घूम रहे स्कूल के अंदर। तो इस तरीके से क्या है, प्राकल्पना या परिकल्पना, शोध की कल्पना। तो इसका मतलब यह है कि कई बार आप रिसर्च करते हो और किसी तथ्य पे नहीं पहुंच पाते तो भी क्या करते हो, कल्पना करते हो। तो प्राकल्पना का मतलब कल्पना करना होता है, और साइकोलॉजी में इसका मतलब होता है शोध में कल्पना। शोध में कल्पना, जैसे जब वो सीआईडी और वो सीबीआई वाले रिसर्च करते हैं कि मर्डर कैसे हुआ या कांड कैसे हुआ, क्राइम कैसे हुआ, तो वो इसी दौरान लॉजिक लगाते हैं। उस लॉजिक को ही हिंदी में कहते हैं प्राकल्पना या परिकल्पना। पहचान बनाम भूमिका संभ्रम, पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। ये एक विद्वान हुए हैं, इरिक इरेक्शन, साइकोलॉजिस्ट हैं। ये इरिक इरेक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, पहचान बनाम भूमिका। किशोरों में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पहचान की, या तो वो अपनी पहचान बना लेते हैं या फिर वो संभ्रम में पड़ जाते हैं। किसमें, संभ्रम में। पहचान बनाम भूमिका का मतलब है किशोर देखा होगा गैंग बना के रहते हैं, दोस्तों को बना के रखते हैं। एक तरीके से वो चाहते हैं कि उनकी जो है थोड़ी पहचान बनी रहे हर जगह पे। तो ये कहते हैं पहचान बनाम भूमिका। जब मैं आपको इरिक इरेक्शन पढ़ाऊंगा तो विस्तार से आपको ये पढ़ाया जाएगा। अगला है प्रदीप्ति। क्या है, प्रदीप्ति। प्रदीप्ति का मतलब पता है, बड़ा अच्छा जो है इसका एक सेंस है। अगर आपने कार्टून वाली बुक पढ़ी होगी तो वह प्रदीप्ति को समझ सकते हैं। प्रदीप्ति क्या होती है, प्रदीप्ति का मतलब ये होता है कि जे एक क्या है, बच्चा है। क्या है, बच्चा है। अब इसको चाहिए कुछ खिलौने खेलने के लिए, अब इसके पास नहीं है। अचानक उस कार्टून में क्या दिखाते हैं कि इसके दिमाग में बत्ती जली। क्या जली, बत्ती जली। ऐसे बत्ती जलती है और बत्ती जलने के बाद क्या हुआ, आइडिया आ गया, बोले पड़ोसी की चुरा लाओ। क्या करो, पड़ोसी की चुरा लाओ। तो जो इसके दिमाग में बत्ती जली, आइडिया, उसी को तो कहते हैं प्रदीप्ति। क्या होता है, प्रदीप्ति की सृजनात्मक अवस्था, और वो भी किस स्थिति में, जब आप समस्या समाधान कर रहे हैं, यानी नए संबंध, समस्या से संबंधित सारे तथ्यों का यथा स्थान पर आ जाना। यानी आप कोई समस्या का समाधान कर रहे हैं, कोई समस्या आपके सामने है, तब आप क्या कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, उसके साथ संबंध जोड़ रहे हैं, और जितने भी संबंधित तथ्य हैं वो क्या हैं, आपके दिमाग में आ जा रहे हैं। और जैसे ही वो आ रहे हैं और आप समस्या का समाधान करने ही वाले हैं, इसको कहते हैं प्रदीप्ति। अचानक से एक आइडिया आपके दिमाग में आया। कई आविष्कार, खोजें ऐसी हुई कि खोज तो कोई और कर रहे थे और पता लगा खोज किसी और की हुई, जिसमें एक है एक्सरे। अब आप लोग उस पे जाके, गूगल पे जाके ये लोग चीज सर्च करना कि एक्सरे का आविष्कार कैसे हुआ। एक्सरे का आविष्कार डायरेक्ट एक्सरे का आविष्कार नहीं हुआ, रिसर्च कुछ और चल रही थी। अब वो आप सर्च करना कि गूगल पे किसकी चल रही थी, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि रिसर्च किसी और की चल रही थी और खोज हो गई एक्सरे की। जब उसने, वैज्ञानिक ने अपना हाथ रखा तो देखा उसके हाथ के आर पार जो था, क्या हड्डियां ही दिख रही थी। मतलब उसके हाथ में मांस नहीं, केवल हड्डियां दिख रही थी। तो इसको कहते हैं प्रदीप्ति। अचानक से कोई आइडिया आपके दिमाग में आ जाए, क्या कहते हैं, प्रदीप्ति। अब ये कह रहे हैं अनाश्रित परिवर्त्य। अनाश्रित परिवर्त्य यानी घटना या स्थिति का दूसरी घटना या स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अनाश्रित का मतलब जो कि आश्रित नहीं है। शब्द देखो, इसमें एक शब्द है आश्रित और एक शब्द है अना।
यानी आश्रित का मतलब जो आश्रित है, अनाश्रित का मतलब जो आश्रित नहीं है। और क्या, परिवर्त, यानी अगर एक घटना हो गई तो उस घटना का दूसरी घटना पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं, अनाश्रित। जैसे क्लास में क्या हुआ, बच्चों को होमवर्क दिया, अब एक बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया, तब तुमने उसे कूट दिया अच्छे से, तो अब इसका प्रभाव दूसरे बच्चों पर पड़ेगा, तो इसको क्या कहेंगे, आश्रित परिवर्त। लेकिन अब उस बच्चे को कूटने का प्रभाव दूसरे बच्चों पे नहीं पड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनाश्रित परिवर्त, यानी एक घटना का संबंध दूसरी घटना पे नहीं पड़ेगा। भाई आप किसी रास्ते से जा रहे हो, अब वहां किसी ने आपको मैसेज दे दिया कि यहां तो पिछली बार लूट लिया, तो उसका प्रभाव तो पे पड़ रहा है, और जबकि ये समझाना क्या चाह रहे हैं कि वहां प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला कह रहे हैं वो कि व्यक्तिक परीक्षण। व्यक्तिक परीक्षण का मतलब होता है, व्यक्तिक का मतलब पर्सनल, यानी एक समय पर एक व्यक्ति के ऊपर, एक समय पर एक व्यक्ति के ऊपर क्या होता है, परीक्षण होता है। एक समय पर एक व्यक्ति के ऊपर परीक्षण होता है, तो इसे कहते हैं व्यक्तिक परीक्षण। जैसे स्टैनफोर्ड विनय और बैचलर का परीक्षण, बड़ा मजेदार परीक्षण है ये, साइमन और विनय, ठीक है। तो अगला क्या है आपका, सूचना परिक्रमण उपागम। बहुत मस्त वर्ड है ये, क्या है कि सूचना परिक्रमण उपागम। सूचना परिक्रमण उपागम का मतलब यह है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है, जो किसी क्रम में इसी मतलब सूचनाओं को पहले ग्रहण करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और फिर उसे उगलता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कैसे सेव करना है, ठीक है। सूचना परिक्रमण उपागम का मतलब कि कैसे सेव करना है, फिर उसे कैसे रूपांतरण करना है यानी प्रोसेस करना है, और उसको कैसे पुनः प्राप्त करना है। जैसे एक चीज ये होती है कि मान के चलिए अब हम लोग हैं, अगर हमसे एक पेज कहो कि आप ये पेज खुद के लिए पढ़ो, तो हम उसको सूचना को ग्रहण तो करेंगे, लेकिन ज्यादा प्रोसेस और उसको मतलब दोबारा से उगल पाना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। लेकिन जब हम ये तय करते हैं कि कोई टॉपिक अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है और उसको बस दूर से हल्का सा देख लें, तो दिमाग मामला चेंज कर देता है। फिर वो सूचनाओं को वैसे ग्रहण नहीं करता, फिर वो अलग तरीके ग्रहण करता है। पता लगा एक बार कॉन्सेप्ट देखा, माइंड में सेट हो गया, प्रोसेस भी हो गया और जाके उगल भी दिया। तो इसे क्या कहते हैं, सूचना परिक्रमण उपागम, यानी कैसे आपका दिमाग सूचनाओं को सेव करता है, कैसे सूचनाओं को प्रोसेस करता है और किस तरीके से जो है वो पुनः उत्पादन या दोबारा से कहता है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में एक कथा आई थी कि उनने अपने गुरुओं को बहुत ज्ञान दिया, गुरु से प्रोसेस करते थे। एक दिन गुरु जो है नाराज हो गए, तो गुरु नाराज हो गए, बोले हमारा ज्ञान उगलो, तो उनको जो चेले थे वो तीतर बन गए और तीतर बन के उन्होंने अपना सारा ज्ञान जो है उगल दिया, और जिनको दूसरे जो चेले थे उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि सूचना परिक्रमण उपागम कि दिमाग का वो स्टाइल कि कैसे सूचना को ग्रहण करता है, प्रोसेस करता है और बाद में आवश्यकता पड़ने पर हो जाता है। आपकी अलमारी की तरह नहीं कि पता लगा रुमाल खो गया, अब है तो अलमारी में लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। अगला क्या है आपका, सुविज्ञ सहमति। ये भी बड़ा मस्त शब्द है, सुविज्ञ सहमति। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी को पीटो तो पहले उसे बता दो कि हम तुम्हें पीटने वाले हैं, ठीक है। तो सुविज्ञ सहमति, इसका अर्थ यह है कि रोगी को खतरा बताकर उसका इलाज करना। जैसे कीमियोथेरेपी होती है तो उसमें क्या होता है आपको पता ही है कि किस तरीके के प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे रोगी को पहले ही बता दिया जाता है कि बेटा दर्द तो इतना होगा, ये प्रॉब्लम आएगी, क्या बताओ हम तुम्हारा इलाज करें। तो रोगी कहता है हाँ आप मेरा इलाज कर दो, मुझे ये एक्सेप्ट है। तो इसे कहते हैं सुविज्ञ सहमति। विज्ञ का मतलब होता है जानना, और मतलब एक तरीके से एक अनुबंधन बना के। अब वो कह रहे हैं उपक्रम बनाम गिलानी। तो ये भी एक तरीके का एक इरेक्शन का कॉन्सेप्ट है। या तो आदमी उपक्रम करेगा, कार्यक्रम करेगा, कहने मतलब कोई कार्य करेगा, अन्यथा वो गिल्टी फील करेगा। दो ही स्थिति होती है, या तो आप डीएसएसबी या आईएलटी क्वालिफाई करोगे, या फिर भैया जिंदगी भर अफसोस करोगे हाई आईएलटी नहीं निकाल पाए, हाई आईएलटी नहीं निकाल पाए, हाई आईएलटी नहीं निकाल पाए। भाई जिम रॉन ने क्या कहा, हमने साफ कहा है जिम रॉन ने कि दो चीजों को तो आपको झेलनी ही पड़ेंगी। या तो आप अनुशासन की पीड़ा को झेल लें। अनुशासन की पीड़ा क्या है, 12-13 घंटे पढ़ाई करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, ठीक है, और कामों से दूर रहना है, पढ़ाई करना है। तो ये क्या है, अनुशासन की पीड़ा। लर्निंग, वो पढ़ाई जो है, स्टडी इज वेरी पेनफुल प्रोसेस। ये बहुत ही दर्ददायक, बहुत ही पीड़ादायक प्रक्रिया है, बहुत ही पीड़ा है पढ़ने में। तो या तो आप अनुशासन की और स्टडी की पीड़ा को बर्दाश्त करें,
एक ऑप्शन तो ये है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है जिंदगी भर पश्चाताप की पीड़ा को सहन करें। यानी या तो आप एक बार डिसिप्लिन में रह के तैयारी करके सिलेक्शन ले लो, या तो आपको ये झेलना पड़ेगा, या फिर आप पूरी जिंदगी पश्चाताप कर लो, रो लो और चीख लो, चिल्ला लो। जैसे वो हमारे मित्र हैं, तो उनकी जब जॉब लग गई तो उनके एक दिन फूफा जी का फोन आया। वो क्या बोल रहे हैं, यार वो हमने भी बीएड किया था लेकिन हमने अपने समय पर तैयारी नहीं की अच्छी, तो हमारा हो नहीं पाया, तुम्हारा हो गया। ये कोई आम बात नहीं है। अब इसके बाद वो रोज 2 घंटे फोन कर रहे हैं दोस्त को, रोज 2 घंटे फोन कर रहे हैं और यही बात कर लेकर रो रहे हैं कि यार हाय हम तैयारी कर लेते, हम तैयारी कर लेते। लेकिन अब क्या फायदा, का वर्षा जब कृषि सुखानी, क्योंकि जब एक बार अगर आपकी खेती सूख गई तो बारिश का कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं तो ये कहता हूं तुम लोग टेंशन लेते ही क्यों। तुमने अगर पढ़ाई करी है और एक नोट्स बनाया है तो यकीन मानना वो नोट्स कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर कहीं भी पढ़ाओगे तो वो काम आएगा। और अब तो जमाने बदल गए भाई, आपके अंदर टैलेंट है तो नहीं छुपेगा, वो निकल के आएगा ही आएगा। प्लेटफॉर्म बहुत हैं। अगला क्या है, अंतर्दृष्टि, यानी आपके अंतर की दृष्टि, दिव्य दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब अंदर की दृष्टि कह लो या दिव्य दृष्टि कह लो। जैसे वो शादी उदी जाती है ना गांव में, तो किसी को नहीं पता होता है कहाँ क्या है, कहाँ क्या मिलेगा, लेकिन टाइम से लोग अपने अपने उनको जो चीज़ चाहिए होती है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। ठीक है। अब अंतर्दृष्टि में चिंपैंजी को भी आप ले सकते हो, जैसे कोहलर ने प्रयोग किया था, चिंपैंजी के केले टांग दिए थे बहुत ऊपर। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत आ रहा है ध्यान। तो चिंपैंजी केले टांग दिए थे, नीचे कुछ गत्ते बॉक्स और आपका एक डंडा रख दिया था। तो चिंपैंजी के अंदर क्या आई, अंतर्दृष्टि आई। उसने डिब्बों को ऊपर ऊपर रखा, फिर डंडे के सारे केलों को उतारा और खा लिया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप मन से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो आपने देखा कि करना क्या होता है कि शब्द को समझना होता है। तो आप शब्द में एक मोटी सी बात ये ध्यान रखें कि शब्द के 3 स्ट्रक्चर होते हैं महत्वपूर्ण। क्या स्ट्रक्चर होते हैं, 3 स्ट्रक्चर शब्द के महत्वपूर्ण होते हैं। यानी शब्द जो है वो 3 चीजें उसमें होती हैं। पहला क्या होता है, उपसर्ग। क्या होता है, उपसर्ग, उपसर्ग। दूसरा क्या होता है, शब्द। ठीक है, कई बार ये धातु भी होता है, कई बार क्या होता है, धातु भी होता है। और ये क्या होते हैं, आपके प्रत्यय। क्या होते हैं, प्रत्यय। आपने पढ़ाई होगा कि शब्द या धातु में प्रत्यय लगते हैं, उपसर्ग भी शब्द या धातु में लगते हैं। अगर कोई भी कठिन शब्द आ जाए करे तो इस तरीके से सेट कर लिया करो। जैसे ये शब्द है सुव्यक्त। क्या है, सुव्यक्त। तो सु क्या आ गया, यहां पे आ गया उपसर्ग, और ये क्या आ गया, व्यक्त। ठीक है, व्यक्त करना आपकी धातु आ गई। तो इस तरीके से आपका सुव्यक्त। अब जैसे लिखा है संज्ञानात्मक। क्या लिखा है, संज्ञानात्मक। तो यहां पे देखो पूरा जो शब्द है वो क्या है, संज्ञानात्मक को तोड़ो। कैसे टूटेगा ये संज्ञानात्मक, कि इसमें जो ये सा है, ये सा क्या है, उपसर्ग। सा क्या है, उपसर्ग। और ज्ञान क्या है, शब्द। ज्ञान क्या है, शब्द। और आत्मक क्या है, प्रत्यय, आत्मक। ठीक है, तो संज्ञानात्मक। आया गेम समझ में। तो करना क्या होता है कि आपको जो भी शब्द होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझना होता है। और वर्ड मीनिंग को समझने की, याद करने की, अगर आप कम समय में वर्ड मीनिंग याद करना चाहते हैं, ना उतरे, तो इसको अपने पूर्व अनुभवों से जोड़ के पढ़ो। जैसे कृमिक विकास, तो आपको डार्विन की कहानी पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं विभक्त अवधान, तो आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं कि जो एक फोकस नहीं कर पाते, दिक्कत आती है। प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति, मैंने बताया कि जैसे ही आपके मम्मी या पापा की कार या बाइक आती है, अचानक आपको ध्यान आ जाता है कि आ चुके हैं, जबकि कारें बहुत जा रही हैं दरवाजे से, लेकिन पापा की कार पहचान लेते हो आप। किशोर अपराध वृत्ति, किशोरों की अपराध वृत्ति। किशोर क्या होते हैं, जो हाई स्कूल इंटर में होते हैं, कोई ना कोई क्राइम करते रहते हैं, और ये लगभग सभी ने किया है जो लोग भी पढ़ाई करे हैं। यहां अपनी एक घटना याद आती है, जब हम रामा कॉलेज में पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो कहानी क्या थी कि रामा कॉलेज में स्थिति यह थी कि उस समय टीचर थोड़े से कम थे। तो और टीचर तो थे पूरे, ऐसा नहीं कि टीचर कम थे, टीचर पूरे थे, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता था हाई स्कूल में। ना समझ में आता था, ना कुछ पल्ले पड़ता था। स्थिति ये थी कि कुछ भी समझ में नहीं आता। तब क्या करते थे हम लोग कि बस कॉलेज में गए और जाने के बाद सीधे अपने एक अंदर टी शर्ट पहन ली और ऊपर से कमीज, ड्रेस वाली कमीज होती थी, और जैसे ही अटेंडेंस लगी, पहले पीरियड में अटेंडेंस लगी, और इसके बाद जो ज्ञान प्रकाश का हॉस्पिटल है उसके जस्ट सामने रामा कॉलेज की दीवार है, तब वहां पे एक वो तालाब हुआ करता था जिसमें कुछ सुअर जो थे वो पड़े रहते थे। बस उस दीवार को कूदे, और कूदने के बाद ज्ञान प्रकाश के हॉस्पिटल के पास निकले, और इसके बाद पूरे मार्केट में कि यहाँ की वहाँ घूम रहे हैं। और जब छुट्टी का समय आया, मतलब बंक मार दी। बंक मारना नहीं हुआ, जो तो स्कूल में भागना हुआ, तो इधर विद्यालय से भाग जाते हैं। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, खट क्या हुआ, विद्यालय के अंदर आए और अपनी साइकिल उठाई और इसके बाद घर आ गए। कई बार दिक्कत आने लगी साइकिल लेने में भी, तब क्या करा कि पैदल ही आने लगे। बोले अब साइकिल क्या करेंगे, लेकिन एक
बार क्या हुआ कि जैसे ही वो दीवार कूदे तो करुणा शंकर शुक्ला जो वहां के प्रिंसिपल थे उन्होंने वहीं पकड़ लिया। वो पहले से वहीं खड़े थे, इन्फॉर्मेशन पक्की थी कि बच्चे दीवार कूदते हैं और ज्ञान प्रकाश हॉस्पिटल के सामने जो गली है वहीं गिरते हैं, तो वहीं कीचड़ में लिटा लिटा के पीटा सबको। उस दिन के बाद भागना ही खत्म कर दिया। इसके बाद उनके बाद दूसरे प्रिंसिपल आए थे डॉक्टर ब्रह्मशंकर गंगवार सर जी, उन्होंने भी बड़ा शिकंजा कसा, उन्होंने भी सब कि बच्चे भाग ना पाए। तो ये लगता है कि ये होता है शुरू में, अगर आज उस स्कूल में जाके पढ़ाई करें तो ऐसा नहीं भाग जाएंगे। तो जो किशोर होते हैं, जो भी होते हैं, तो हर समय बैलेंस करना, ये करना, वो करना उनके उसमें रहता है। अब आपसे भी जुड़ा हुआ कोई किस्सा या इस तरीके का हो सकता है, तो आप उससे क्या करें, एक तरीके से अपने अनुभव के रूप में फीड कर लें। सुव्यक्त स्मृति, आप कुछ कहानियां हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ घटनाएं हैं आपकी, वो हमेशा आपको याद रहती हैं, किसी दोस्त को आप सुनाते रहते हो। अगला क्या, सूक्ष्म पेशी कौशल, जो बारीक काम होते हैं। कई बार सूट लेने जाते हैं आप लोग तो क्या कहते हैं, इस पर बारीक काम है, इस पर मोटा काम है। यानी बारीक काम जो है किसी ने बहुत बारीकी के साथ कपड़े पे किया है, तो इसे कहते हैं सूक्ष्म पेशी कौशल, इसे कहते हैं स्थूल पेशीय कौशल। तो इस तरीके से जो वर्ड मीनिंग है उसको आप पूर्व अनुभवों के साथ जोड़ो, कभी भी नहीं भूलोगे।